नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th वाले बच्चे। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर यानी चैप्टर 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे देखिए इस वीडियो में 4 चैप्टर के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से दे रहा है और पेपर में जरूर आपको मिलने वाला है, इसी को ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लोग लगा लिए इन क्वेश्चनों को, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रहा है यहाँ पर समझने का, यहाँ पर हम लोग प्रयास करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिएगा ये दे रहा है भाई, क्या दे रहा है समझते हैं। ओके, किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखना बेटा, एक होता है तुम्हारा रैखिक समीकरण और एक होता है द्विघात समीकरण, एक होता है त्रिघात समीकरण। तो रैखिक समीकरण में अधिकतम घात कितनी होती है भाई? एक होती है। और द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितनी होती है? दो होती है। और त्रिघात में कितनी होती है? तीन होती है। लेकिन ये चर की अधिकतम घात कौन से वाले समीकरण की बात कर रहा है? द्विघात की बात कर रहा है। तो चर की अधिकतम घात कितनी होगी भैया? दो होगी। कितनी होगी? दो होगी। तो इसका ये दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक चीज समझ में आई? चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है? द्विघात समीकरण दे रहा है भाई, ax² + bxc का अभिव्यक्त कर। यानी ये अभिव्यक्त कर होगा। अभिव्यक्त कर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और अभिव्यक्त कर का फॉर्मूला हमने लिखाया भी है, ध्यान रखना। तो d बराबर क्या होता है? b² - 4ac होता है। आप लोग देख सकते हैं कि ये कहीं नजर आ रहा है क्या? वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए d बराबर b² - 4ac, d बराबर 4ac - b², या d बराबर bq - 4ac दे रहा है, d बराबर bac - के bq दे रहा है। तो ये तो होने वाले नहीं है, तो इसका ये अ वाला आंसर हो जाएगा राइट। क्लियर है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? चलें तो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है भाई, क्या दे रहा है समझ लो। निम्नलिखित में किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे? यहाँ पर हल करके आपको देखना पड़ेगा। और वास्तविक कब होते हैं यहाँ पर चीजें आप लोग समझ लो। जैसे ये जो डी का मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो समीकरण के मूल क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। यदि डी का मान 0 के बराबर होता है तो समीकरण के मूल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है, यदि जो डी का मान है वो 0 से छोटा होता है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते, यानी काल्पनिक होते हैं। इसी को ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और इनको हल करने का प्रयास करते हैं और हल करके हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसका निकलने वाला है। क्लियर, यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे तो यहाँ पर अपन को जांच करनी पड़ेगी बेटा, हल करना पड़ेगा। किस तरीके से हल करने वाले हैं यहाँ पर देखिए। जैसे मान के चलते हैं हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को यहाँ पर हल करते हैं। क्लियर है, जैसे यहाँ पर x² 9x + 4 दे रहा है, यानी a का मान कितना होगा? यहाँ पर 1 होगा और b का मान कितना होगा? 9 होगा और c का मान कितना होगा भैया? 4 होगा। क्लियर है, तो 20 यहाँ पर d बराबर b² - 4ac मान रख देना। b का मान आप लोग 9 का स्क्वायर कर देना, 4 का 4 रख देना। a का मान कितना हो जाएगा बताइए? ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान 1 हो जाएगा। क्लियर, और जो सी का मान है वो 4 हो जाएगा। क्लियर है, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, माइनस में कितना आएगा? 16 आएगा। यहाँ पर इसको घटाना पड़ेगा, तो देखिए 11 में से अगर अपन लोग 6 घटाते हैं तो कितना बचेगा? यहाँ पर समझ लो 4, यानी 5 बचेगा। यहाँ पर 6, 65 बचेगा। कितना बच रहा है? 65 यहाँ पर बच रहा है। क्लियर है, तो 65 जो है ना, डी का मान कहीं ना कहीं प्लस में ही आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यही राइट आंसर होने वाला है, पहले वाला। ठीक है, अगर हम दूसरे को हल करके देखेंगे, दूसरे को भी चेक कर लो भाई कि दूसरे का मूल कैसे निकल रहे हैं, डी का मान कौन सा निकल रहा है, तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो ए का मान होगा वो कितना होगा? यहाँ पर समझ लो, इस वाले सवाल के अंदर ए का मान तुम्हारा 1 रहेगा और बी का मान -4 रहेगा, सी का मान कितना रहेगा? 5 रहेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर डी बराबर b² - 4ac, उसके बाद बी का मान कितना रख दोगे? -4 का होल स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई ए का मान 1 हो जाएगा, सी का मान 5 हो जाएगा। यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी ये माइनस में 4 आ रहा है। डी का मान यहाँ पर छोटा आ रहा है ना, 0 से। तो यहाँ पर समीकरण के मूल कैसे होने वाले हैं? काल्पनिक होने वाले हैं, यानी वास्तविक नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर वास्तविक की बात कर रहा है, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पहले वाला। क्लियर है, ये पहले वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, अ वाला। क्लियर, तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करके चेक करना है कि कौन सा राइट है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। क्लियर, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है? द्विघात समीकरण दे रहा है, देखिए 2x² माइनस में 7x प्लस में 6 दे रहा है और इक्वल में 0 दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं भैया, सिंपल है। यहाँ पर देख लेते हैं
यहाँ पर 2x² माइनस में 7x प्लस में 6 इक्वल में 0 दे रहा है। क्लियर है। यहाँ पर हमें मूल निकालने हैं कि कौन से मूल निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर मूल निकालेंगे तो भाई आप लोग अंतिम वाली संख्या का यानी गुणनखंड विधि से इसको हल कर सकते हैं। क्लियर। तो अंतिम वाली संख्या का फर्स्ट वाली संख्या से जब हम गुणा करते हैं भैया, मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 2 गुणा में 6 यानी 12 आ रहा है। गुणा करें तो 12 आए, जोड़ा घटाएं तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, है ना। कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इसके जो फैक्ट बन रहे हैं भाई, कितने बन रहे हैं, 4 गुणा में 3 बन रहे हैं। ठीक है, तो 4 × 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो कहीं ना कहीं 7 निकलेगा। क्लियर है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ। 2x² माइनस में 4x हो जाएगा और माइनस में 3x हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, इक्वल 0। उसके बाद एक स्टेप जो बन गया, एक स्टेप जो बन गया, 2x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस में 4 बचेगा, -3 कॉमन निकालेंगे, सॉरी 2x कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। क्लियर। उसके बाद 3 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस में 2 बचेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद x माइनस में 2 जो क्या बच रहा है, 2x माइनस में 3 बच रहा है, इक्वल में 0। क्लियर। दोनों के इक्वल में 0 लिखेंगे तो बराबर में 0 रहेगा। उसके बाद 2x माइनस 3 0, 2x बराबर 3 हो जाएगा। x की वैल्यू 3/2 निकलेगी। कितना है, 3/2 निकलेगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 निकलेगी। तो आप लोग देख सकते हैं भाई कि यहाँ पर 2 कॉमा कितना आ रहा है, बताइए, 2,3/2 ये कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है, वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर समझ लो 2,3 कहाँ पर आ रहा है, देख लेते हैं। 3/2 और ,2 दे रहा है, ये माइनस में दे रहा है, यहाँ पर तो प्लस में ही आ रहे हैं दोनों। क्लियर है। तो ये होने वाला नहीं है, ये भी होने वाला नहीं, ये भी नहीं, तो ये पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्या हो जाएगा, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा अ वाला। क्लियर। तो ऐसे चीजें आप लोगों को समझना है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम हल कराने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो हल कराने का यहाँ पर प्रयास करेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है, निम्न में कौन सा एक वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण की बात कर रहा है जिसमें स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर देखिए कि x प्लस -2 का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 3 दे रहा है। इसका सॉल्यूशन करके हमको देखना है कि x² के रूप में निकल रहा है क्या। क्लियर। वह वाला जो दे रहा है x प्लस 1 का होल क्यू दे रहा है ना। तो समझ लो यहाँ पर होल क्यू दे रहा है तो यहाँ पर त्रिघात की ये बात कर रहा है। ठीक है, ओके, समझ में आए। उसके बाद x माइनस 2 का होल स्क्वायर दे रहा है, x प्लस 1 दे रहा है। उसके बाद x कोष्टक में 2x माइनस में 1 और यहाँ पर बराबर में दे रहा है 5x और कोष्टक में x प्लस में 1। क्लियर है। लेकिन हम यहाँ पर हल करके देख लेते हैं कि कौन सा है वर्ग समीकरण नहीं है। वर्ग समीकरण नहीं की बात कर रहा है, हाँ थोड़ा सा क्या है, वर्ग समीकरण नहीं है, वो हमको चेक करना है। ठीक है, तो देखते हैं भैया कौन सा है वर्ग समीकरण नहीं है। क्लियर है, ओके। तो देखो हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर x² प्लस में 3 आएगा। उसके बाद यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगने वाला है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस के b² माइनस 2ab होता है। क्लियर है। तो इसको हम लोग खोल देते हैं यहाँ पर a² माइनस प्लस के b² माइनस 2ab यानी माइनस के 4x हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद x² प्लस में 3 हो जाएगा। x² से x² काट सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यानी ये 4x हो जाएगा, इक्वल में 3 दे रहा है। माइनस 4x बराबर में 3 और ये माइनस में 4 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो माइनस में 4x बराबर माइनस में 1 आएगा। यानी ये वर्ग समीकरण नहीं हो सकता है, इसी को ध्यान रखना। देख लीजिए वर्ग समीकरण आ ही नहीं रहा है क्योंकि जो x² थे है ऐसे x² तुम्हारा कट चुका है, तो वर्ग समीकरण नहीं निकल रहा है। क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आई। लेकिन हम अगले एक और को भी हल करके यहां पर देखते हैं। क्लियर है, तो ये चीजें समझ में आ गई। अगर हम डायरेक्टली लगा सकते हैं तो इसका ही आंसर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब होने वाले हैं वर्ग समीकरण। जब सिद्ध करोगे तो सब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ही ये पहला राइट आंसर लगा देना। क्लियर है, आ गया समझ में। जब इनको सॉल्व करोगे फॉर्मूले के आधार पर तो कहीं ना कहीं ये वर्ग समीकरण होने वाले हैं। तो ये वर्ग समीकरण नहीं है तो इसका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहां तक समझ में, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखिए यदि 1/3 वर्ग समीकरण x² प्लस kx माइनस में 5/3 दे रहा है बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इतना सिंपल है, बहुत ही ज्यादा, है ना। तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं, सॉल्व कराते हैं। क्लियर है, यहां पर देख लीजिए आप लोग, ओके।
देख लीजिए यहां पर देखिए कि जो ये जो है ना ये मूल है ना, इसका मतलब जो 1/3 है ना वो किसकी वैल्यू है, 1/3 है ना वो किसकी वैल्यू है भैया, x की वैल्यू है, समझ में आया। यानी x का मान है वो, क्योंकि मूल की बात कर रहा है, लेकिन हमें k का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। x² प्लस में हो जाएगा kx माइनस में 5/3 बराबर में 0। हमें x की जगह पर 1/3 रखना है, तो 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस k का k रखना है, x की जगह पर 1/3 रखना है, माइनस 5/3 इक्वल में 0 करना है। क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर k बटे में 3 आएगा, इसको उधर भगाएंगे तो 5/3 हो जाएगा प्लस में। क्लियर है, तो यहाँ पर k/3 बचेगा, बराबर में 5/3 रहेगा, 1/9 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 1/9 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए, चलिए और इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग हल कराते हैं तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर बचा कितना भैया, k/3 बचा, बराबर में 9 एलसीएम आ जाएगा। क्लियर, तो 9 एलसीएम आएगा तो 3 का भाग 9 में देते हैं तो 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो कितना आएगा, यानी 15 हो जाएगा। यहाँ पर 9 कम 9 यानी 1 हो जाएगा। तो k/3 यहाँ पर 14/9 बचेगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर किया जाएगा तो 9 के बराबर कितना आएगा, 42 आएगा। क्लियर है, तो k बराबर जब हम निकालेंगे तो 42 के बटे में कितना आएगा, 9 आएगा। 3 का भाग इसमें देंगे, 3 कम 3 और 3 12, 3 दिया 9, यानी k बराबर तुम्हारा 14/3 निकलने वाला है। इसी को ध्यान रखना। तो 14/3 कहाँ पर इसका राइट आंसर मैच हो रहा है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। आगे समझ में। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है। देखो, के किस मान के लिए वर्ग समीकरण x² प्लस 2kx प्लस k बराबर 0 दोनों के मूल बराबर हैं। यानी यहाँ पर हमको क्या करना है भैया, दोनों के मूल कैसे कह रहा है, बराबर कह रहा है। यानी देख लीजिए दोनों के मूल बराबर होंगे, समझ लो, है ना। यानी के किस मान के लिए, यानी के का मान कौन सा होगा भाई, 4 और 0, 1 और 4 और 0 और 1 और 0 और 4, क्या होने वाला है के का मान। अगर नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात किस तरीके से करेंगे भैया, आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए ए का मान यहाँ पर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। उसके बाद बी का मान 2k निकलेगा और सी का मान कहीं ना कहीं k निकलेगा। तो ये तो जब हम तुलना करेंगे तो ये जो मान है वो निकल के आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे भाई, b² माइनस के 4ac इक्वल में 0, ये वाला फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। क्लियर, तो b का मान कितना है भैया, 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 का 4 रहेगा, a का 1 और c का मान आप लोग k कर देना, इक्वल में 0 आ जाएगा। है ना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस में 4k हो जाएगा बराबर में 0। तो 4k का स्क्वायर बराबर में 4k उधर ले जाएंगे पश्चांतर करके प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर k को अगर अपन लोग काट देते हैं तो 4k बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। तो फिर k बराबर कितना आएगा भैया, 4 के बटे में 4 आएगा। जब हम काटेंगे तो k का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा, सॉरी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है भैया, 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, k का मान बताइए, k का मान कितना होगा, 1 होगा। आप लोग देख लीजिए क्या होने वाला है यहाँ पर, है ना, k का मान क्या होने वाला है, बराबर होंगे। ठीक है, k का मान क्या होने वाला है, तो ये तो होने वाला नहीं है, 1,4 ये भी नहीं होगा, है ना। उसके बाद 0 और 4 ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 0,1 ये होने वाला है, क्योंकि k का मान तुम्हारा क्या आ गया, 1 आ गया, तो कहीं ना कहीं इसके साथ 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सब वाला। आ जाए यहाँ तक, तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर, ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को भी हम हल कराते हैं। चलो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है, उसको भी हम लोग समझते हैं। द्विघात समीकरण इतने की बात ये कर रहा है कि विभक्तकर का मान होगा। यानी विभक्तकर पूछ रहा है भैया, विभक्तकर पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। विभक्तकर पूछ रहा है तो फॉर्मूला लगा दीजिए, d बराबर b² माइनस में 4ac। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आया।
हमने डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac तो यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर अपन को देखना है भाई कि इस वाले सवाल में ए का मान कितना है, 3√2 है, और बी का मान कितना है, 10 है, और सी का मान कितना है, 3√2 है। क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आई। तो बस ए मान आपको यहाँ पर रखना है। जब ए मान यहाँ पर रखोगे तो देखिए बी का मान यहाँ पर कितना रखोगे, बी का मान कितना रखोगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 की 4 होगा। ए का मान कितना होगा, 3√2 होगा। क्लियर है, और सी का मान कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आया। बेटा 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा। यहाँ पर देखिए गुणा करते हैं तो 4 का गुणा अगर 3 से करते हैं और फिर यहाँ 3 से करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 4 3 12 है ना, कितना आएगा, 4 3 12, 12 दूनी 24, 12 3 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 √2 का √2 से करेंगे तो कहीं ना कहीं 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 बराबर कितना आएगा, 36 दूनी 72 आएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। बेटा 100 में से अगर 72 अपन लोग हटा देते हैं तो 28 हो जाएगा। तो आप लोग आंसर में देख लीजिए 28 कहाँ पर मैच हो रहा है, वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो 28 इसका राइट आंसर इस तरीके से आपको निकालना है। आ गया समझ में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है भैया अगला क्वेश्चन, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या दे रहा है। क्लियर है, तो देखिए यहां पर कह रहा है द्विघात समीकरण इतना दे रहा है कि मूल होंगे, कैसे होने वाले हैं भैया, वास्तविक होने वाले हैं या फिर वास्तविक और काल्पनिक होंगे, या फिर काल्पनिक होंगे, या इनमें से कोई नहीं, क्या होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इसकी हम तुलना करेंगे तो ए का मान कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, देख लीजिए। और बी का मान कितना निकलेगा, माइनस में 6 निकलेगा। जब सी का मान निकालेंगे तो 3 निकलेगा, है ना। अब हमें व्यक्त कर यहाँ पे निकालना है, यानी डी का मान हमको यहाँ पर निकालना है। जब हम डी का मान यहाँ पर निकालेंगे, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, तो डी का मान निकालेंगे तो बी का मान -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 4 की 4 रहेगा, ए का मान 2 रहेगा, सी का मान 3 रहेगा। क्लियर है, यहाँ तक चीजें समझ में आई। बेटा 6 का स्क्वायर करेंगे कहीं ना कहीं 36 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखो 4 दूनी 8, और कितना हो जाएगा बताइए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 38 24 हो जाएगा। क्लियर, जब यहाँ पर अपन लोग माइनस करते हैं तो 2,12 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, कितना बच रहा है बताइएगा। ओके, कितना बच रहा है आगे यहाँ तक, यानी 12 बच रहा है। 12 बच रहा है तो ये जो डी का मान है वो कहीं ना कहीं प्लस में ही आ रहा है, यानी धनात्मक आ रहा है, प्लस में ही निकल रहा है। क्लियर है, जब प्लस में आ रहा है भाई, यानी डी का मान 0 से बड़ा आ रहा है, तो ये जो समीकरण का जो मूल होगा वो कैसे होंगे भैया, वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर अ वाला हो जाएगा, पहला। क्लियर है, तो ये पहला राइट आंसर इसका हो जाएगा। आया समझ में। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है। आगे यहाँ तक ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है मेरे लाल बाल गोपाल। समीकरण द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या होती है। बेटा कितने मूल होते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जब द्विघात समीकरण की बात करेगा तो मूल कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। क्लियर है, त्रिघात में 3 हो जाएंगे, रैखिक में 1 हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समीकरण यहाँ पर x-1 का होल स्क्वायर यहाँ पर दे रहा है, और बराबर 0 के हल, हल यानी हल पूछ रहा है कि कौन कौन से इसके मान निकलने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालोगे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आया समझ में। किस तरीके से निकालोगे मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या कि x-1 का होल स्क्वायर आपको लिख देना है, इक्वल में 0 लिख देना है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर देखो इसको स्क्वायर लगा हुआ है, ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको हम 2 बार लिख देते हैं, x-1 और x-1 बराबर 0। चलिए दोनों के बराबर में 0 लिखेंगे, x-1 बराबर 0 या x-1 बराबर 0। यहाँ पर इसका पसंद करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर भी इसका पसंद करेंगे तो कहीं ना कहीं 1 आएगा। क्लियर है, इसका मतलब ये कितना आ रहा है, 1,1 आ रहे हैं इनके मूल, क्या होने हैं, 1,1 हो रहे हैं। क्लियर है, तो 1,1 आप लोग देख लीजिए, दोनों ही प्लस में आ रहे हैं, तो कौन सा है भाई इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई। इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हल करना है, वो अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं और पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, अगला हम लोग बढ़ते हैं वर्ग समीकरण x²
-7x माइनस में 60 के मूलों की प्रकृति होगी। यहाँ पर मूलों की प्रकृति कह रहा है कि वास्तविक होंगे या समान होंगे या काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, ये मूलों की प्रकृति यहाँ पर पूछ रहा है। तो चलिए भाई, मूलों की प्रकृति को करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हमको सबसे पहले इसका हल करना पड़ता है। हल करके देखते हैं बेटा, रफ कार्य में इसका हल करना पड़ेगा। यानी देख लीजिए, जब हम तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आएगा भैया, 1 आएगा। जब बी का मान आएगा तो माइनस में 7 आएगा, और जो सी का मान है वो कहीं ना कहीं माइनस में 60 निकलेगा। क्लियर है? ये ए बी सी के मान हमने निकाल दिए तुलना करके। बस अब तुमको कुछ नहीं करना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac व्यक्त कर का फॉर्मूला आप लोग लगा देना। क्लियर है? तो बराबर देख लीजिए, डी बराबर में क्या दे रहा है, बी का मान माइनस में 7 दे रहा है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा -4, 1 का 1 रहेगा, सी का मान कितना रहेगा, मल्टीप्लाई में माइनस में 60 रहेगा। क्लियर है? यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे तो ये भी माइनस दे रहा है और ए भी माइनस यहाँ पर दे रहा है, तो उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, है ना। तो इसके बाद अगर हम लोग गुणा यहाँ पर करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 240 यहाँ पर हो जाएगा, जब 60 का गुणा 4 से किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको हमको माइनस यहाँ पर जोड़ना है, क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 और 0 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 289 यहाँ पर होने वाला है। और 200 जो 89 है, यानी वो किसका मान है, डी का मान है। और डी का मान है ना, वो 0 से बड़ा आ रहा है। जब डी का मान 0 से बड़ा आएगा तो समीकरण के मूल कैसे होने वाले हैं भैया, वास्तविक होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं, वास्तविक होने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर हम लोग लगा सकते हैं अ वाला। क्लियर है? फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ तक समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। ये कह रहा है भाई, क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0 के मूल होंगे। तो बहुत ही सिंपल है भैया, कैसे हल करना है आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस में 5x यहाँ पर दे रहा है और बराबर में 0 दे रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, x कॉमन निकालना है, तो x प्लस में 5 बचेगा बराबर 0, तो x के बराबर 0 लिख देना, उसके बाद x प्लस 5 इक्वल में 0 लिख देना, तो x बराबर माइनस में 5 आएगा, तो यहाँ पर 0 आएगा। क्लियर है? तो 0 कहीं ना कहीं माइनस में 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए, अ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये जो सॉल्यूशन है बेटा, ये रफ कार्य में आपको करना होगा, क्योंकि रफ कार्य के अंदर करना ही पड़ेगा, जब आप सॉल्व करके आंसर निकाल पाओगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे क्या दे रहा है उसको भी समझते हैं कि जब वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में c के मूल समान हो, यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया है, स्क्वायर नहीं लगाते हैं। क्लियर है ना? वर्ग समीकरण जो होता है ना, वो ax स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होता है, कि मूल बराबर होंगे। तो बेटा मूल बराबर होंगे तो क्या होता है, d इक्वल में 0, d को क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो ऐसा समीकरण आपको कहीं नजर आ रहा है, वही तुम्हारा क्या होगा, समीकरण के मूल बराबर होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस के 4ac लेस देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन 0 है, बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, बी स्क्वायर बराबर 4ac, भैया यही होने वाला है। बस थोड़ा सा क्या किया है, एक इस क्वेश्चन को घुमा दिया है ना। किस तरीके से घुमाया है मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब ये कैसे घुमाया समझो। यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0 यही होता है, वर्ग समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो यही होता है। क्लियर है? लेकिन हम 4ac को उधर भगा देते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4ac। देखो यही नजर यहाँ पर आ रहा है, तो वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आ गया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा 5 चैप्टर स्टार्ट हो गया है। 5 चैप्टर हम अगली वीडियो में कराने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? अगली वीडियो हम लोग आप लोगों को 5 चैप्टर कराएंगे, हर चैप्टर की एक वीडियो आने वाली है, बस वीडियो को आप लोग देखते रहना। ठीक है, जल्दी जल्दी ये जो चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे। क्लियर है? तो बस बने रहिए और अच्छे तरीके से आप लोग देखते रहिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलने वाले हैं जिसमें 5 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।